कैसे हैं? आई होप आप बढ़िया होंगे और आपको जितने भी मैंने क्वेश्चन अब तक समझाए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। हर एक क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से करने का तरीका भी बताया है, तो आप उसे ध्यान से सुनें और उसे प्रैक्टिस करें। आज हम सेक्शन डी करेंगे और आज हमारा लास्ट वीडियो होगा मॉडल पेपर 2026 का। उसके अलावा अब हम जो लास्ट ईयर्स के बोर्ड के पेपर है वो सॉल्व करते चलेंगे, साथ के साथ रिवीजन क्वेश्चंस भी करते चलेंगे। एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बनाते हुए रिवीजन करते जाएंगे, क्योंकि अब ये टाइम आपका रिवीजन का ही है। तो आप रिवीजन पे ध्यान दीजिए और मेरी वीडियोस सुनते रहिए, देखते रहिए कि कैसे क्या बताया है। आपके 60% से ज़्यादा नंबर आ जाएंगे अगर आप ध्यान से सुनेंगे और बात को फॉलो करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सेक्शन डी, ऐसे टाइप क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, सरकारी ऋण एक बोझ होता है, इस कथन के पक्ष और विपक्ष में तर्क देने हैं। तो सरकारी ऋण जो होता है एक बोझ होता है, लेकिन वो तभी बोझ बनता है जब आप उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करें। ऐसे उत्पादन कार्यों में ना लेते हुए हम उसे बाकी किसी कार्य में इस्तेमाल करें, तो उससे जो उत्पादन है वो नहीं होगा। उत्पादन नहीं होगा तो रोज़गार नहीं होगा, रोज़गार नहीं होगा लोगों की आय नहीं होगी, और आय नहीं होगी तो मांग नहीं बढ़ेगी। तो साथ के साथ क्या है कि सरकारी ऋण जो होता है अगर ये बढ़ता जाएगा तो हमें इस पर ब्याज भी देना पड़ेगा। ब्याज देना पड़ेगा तो हमारी जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें से हमें ब्याज देना पड़ेगा। तो जो पैसे हम अपने घर में निवेश के लिए इस्तेमाल कर सकते थे अपने देश में, वो हमें बाहर ब्याज के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। निवेश नहीं होगा तो उत्पादन नहीं, रोजगार नहीं, और कोई मांग भी नहीं होगी। तो इसलिए सरकारी जो ऋण होता है वो एक बोझ भी है अगर हम उसे सही तरीके से इस्तेमाल ना करते हुए कार्य करें। लेकिन वो आपके लिए एक औषधि या एक रामबाण इलाज भी हो सकता है अगर आप उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। तो इसके दोनों ही हैं, प्रोस भी हैं और कॉन्स भी हैं। हमको देखना है कि हमें मिनिमाइज़ करना है, मतलब हमें न्यूनतम तो नुकसान उठाना है और फ़ायदा ज़्यादा देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरकारी व्यय में परिवर्तन से संतुलित आय पर पड़ने वाले प्रभाव पर विश्लेषण कीजिए। सरकारी व्यय क्या होता है? सरकारी व्यय जो सरकार लोगों की भलाई के लिए खर्चा करती है, ठीक है। और सरकारी व्यय गुणांक और सरकारी जो कर होता है, सरकार के द्वारा लगाया गया जो कर होता है, वो दोनों एक के बराबर होते हैं। अगर आपसे जो पैसे लिए गए हैं, जिनसे जो जैसे अमीर पे कर लगा के, इनकी सैलरी ज़्यादा है या जिनके पास ज़्यादा पैसा उनके ऊपर कर लगाती है गवर्नमेंट, और जो उनके पास पैसों की कमी है उनके ऊपर खर्चा करती है। तो जिनसे कर लगाया गया उनकी जो संतुष्टि है और जो कर जिनको पैसे प्राप्त हुए उनकी संतुष्टि दोनों की क्या होनी चाहिए? एक के बराबर होनी चाहिए। इसलिए गुणांक हमेशा एक ही होता है। तो जो ये सरकारी व्यय होता है ये संतुलित आय इसी हिसाब से करता है कि जो आय है, जो व्यय है, जो खर्चा है, वो लोगों की भलाई कर रहा है और जिन लोगों से लिया गया वो सही जगह पर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, सरकारी व्यय होगा तो क्यों करती है सरकार व्यय, क्यों बनाती है? जो पुल है, सड़कें हैं, ये इसलिए बनाती है जैसे रोजगार का सृजन हो। रोजगार का सृजन होगा तो लोगों की आय होगी, और लोगों की आय होगी तो लोग पैसा खर्च करेंगे अपने खान पान में, अपना उपभोग बढ़ाएंगे। उपभोग बढ़ेगा तो वस्तुओं की मांग होगी, और मांग होगी तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो आगे बढ़ेगी। निवेश और ज़्यादा होगा, लोग और लाभ कमाएंगे, फिर निवेश करेंगे, और ऐसे ही रोजगार का सृजन होता जाएगा और लोगों की मांग बढ़ती जाएगी। तो इसलिए सरकारी व्यय में जो परिवर्तन होता है वो संतुलित आय की तरफ लेके जाता है, और व्यय में परिवर्तन तब होगा जब कर में परिवर्तन होगा। इसलिए दोनों गुणांक हमेशा एक के बराबर होते हैं। नेक्स्ट, पैमाने के प्रतिफल को समझाते हुए दीर्घकालीन लागत वक्रों का आकार रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। तो पैमाने के प्रतिफल का जो नियम होता है वो दीर्घकाल का नियम होता है, जिसमें सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। जब साधन परिवर्तनशील होते हैं तो जो हमारे प्रतिफल मिलते हैं वो बढ़ते हुए भी हो सकते हैं, घटते हुए भी हो सकते हैं, और स्थिर भी हो सकते हैं। हम एक एक प्रतिफल को पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है बढ़ेंगे कब? जब जो उत्पादन के साधन हैं वो उनमें जितना परिवर्तन किया उससे कई गुना परिवर्तन उत्पादन में हुआ है, तो उसे हम कहते हैं बढ़ते पैमाने के प्रतिफल। जैसे आपको मैं टेबल से बताती हूँ। देखिए, हमने लिया मशीन, क्योंकि हम दीर्घकाल में, तो दीर्घकाल में सभी ले सकते हैं श्रम, ठीक है, 2 लिए हमने, और लिया यहाँ उत्पादन, ठीक है। हमने एक मशीन ली और 2 मजदूर लगाए, उत्पादन हुआ 100 का। फिर दुगना कर दिया, दुगनी मशीन, 4 श्रम, तो अब उत्पादन यहाँ 200 होना चाहिए, लेकिन कितने का हुआ? 250 का
हुआ, इसे कहते हैं बढ़ते पैमाने के प्रतिफल। आपके उत्पादन के जो साधन हैं, मशीन और श्रम, उनमें दुगना परिवर्तन किया, लेकिन उससे कई गुना परिवर्तन किसमें हुआ? उत्पादन में हुआ, दुगने से ज़्यादा हुआ, इसलिए इसे कहते हैं बढ़ते पैमाने के प्रतिफल। उत्पादन के साधनों में जो परिवर्तन होता है उससे आनुपातिक रूप से अधिक परिवर्तन उत्पादन में होता है। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए, ये सीधी रेखा खींचेंगे, ये आपका IQ वक्र है, सम उत्पत्ति वक्र जो अपन ने वहाँ पढ़ा था। ये धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ से तो दूरी रहेगी और यहाँ पे ये पास होते जाएंगे, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट, तो A और B का गैप है, बीच में डिस्टेंस है, लेकिन B C C D में कोई डिस्टेंस नहीं है। तो बढ़ते पैमाने के प्रतिफल मिल रहे हैं, आप उत्पादन के साधन बढ़ा रहे हो, उससे कई गुना ज़्यादा उत्पादन में परिवर्तन हो रहा है। ये हुआ पहला। अब हम दूसरा, इसी में दूसरा पढ़ेंगे। बढ़ते पैमाने प्रतिफल की 3 स्टेजेस होती हैं। अब इसी में हमको कौन सा पढ़ना है? अब इसी में हमको दूसरा पढ़ना है। दूसरा कौन सा है? देखिए, दूसरे का नाम है बढ़ते, इसका उल्टा क्या होगा? घटते। ऐसे याद करना है अपने को, बढ़ते का उल्टा घटते, अपोजिट। अब घटते में क्या होगा कि उत्पादन के साधनों में आपने जितना परिवर्तन किया उससे कम परिवर्तन किसमें होगा? उत्पादन में। वैसे टेबल बनाएंगे, यहाँ लेंगे मशीन, यहाँ लेंगे श्रम और यहाँ लेंगे उत्पादन। अब देखिए, मशीन कितनी? 1, श्रमिक कितने थे? 2, कितना उत्पादन किया था? 100 का। अब मशीन दुगनी कर दी, श्रम भी दुगना कर दिया, 4 हो गया। अब यहाँ 200 होना चाहिए, लेकिन उत्पादन कितने का हो रहा है? सिर्फ 50 का। तो उत्पादन के साधनों में जितना परिवर्तन हुआ उससे कम परिवर्तन किसमें हुआ है? आनुपातिक रूप से उत्पादन में हुआ है, उसे कहते हैं घटते पैमाने के प्रतिफल। अब इसका डायग्राम कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। उसमें क्या था? वो पहले गैप था और बाद में वो पास पास हो गए। अब यहाँ इसमें पहले ये पास पास और बाद में क्या होता जाएगा? इसमें गैप होता जाएगा। तो ये कहलाएगा घटते पैमाने के प्रतिफल। मतलब आपने उत्पादन के साधन तो बढ़ाए, लेकिन साथ के साथ आपने क्या किया कि उत्पादन के साधन तो बढ़े, लेकिन उत्पादन में उतना परिवर्तन नहीं आया। अब इसका तीसरा, बढ़ते हो गए, घटते हो गए। अब तीसरा होता है स्थिर। स्थिर का मतलब क्या होता है? सेम है दोनों। स्थिर मतलब सेम, ठीक है, समान। अब कैसे? उत्पादन के साधनों में जितना परिवर्तन हुआ है उतना ही बराबर परिवर्तन किसमें होगा? उत्पादन में होगा। तो वो कहेंगे स्थिर पैमाने के प्रतिफल। एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए, ये है मशीन, ये है श्रम और ये है उत्पादन। आपको शायद लिखने में ढंग से समझ नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैं बार बार उसको रिपीट कर रही हूँ, जिससे कि आप लिख सकें अगर आपको लिखना हो, और टेबल बना सकें। मशीन कितनी? 1, श्रमिक कितने? 2, उत्पादन कितना? 100। दुगनी मशीन हो गई, 4 दुगने ही श्रमिक हो गए, 4 हो गए। अब उत्पादन कितना दुगना होना चाहिए था? तो उत्पादन कितना हुआ? 200, दुगना ही हुआ। तो जितना आपने उत्पादन के साधनों में परिवर्तन किया उतना ही परिवर्तन किस में हुआ? उत्पादन में हुआ। तो इसे क्या कहेंगे? स्थिर पैमाने के प्रतिफल। अब डायग्राम कैसे बनेगा कि इनके बीच में जो गैप है वो कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो वो कहलाता है स्थिर पैमाने के प्रतिफल। तो हमने पढ़ा पैमाने के प्रतिफल जो दीर्घकाल का नियम है, और ये नियम ही कहता है कि सभी साधनों को परिवर्तनशील करने पर उत्पादन बढ़ेगा, घटेगा और स्थिर रहेगा। ठीक है, इसमें हमने 3 स्टेजेस पढ़ी। पहले बढ़ते पैमाने के प्रतिफल, दूसरा घटते पैमाने के प्रतिफल और तीसरा स्थिर पैमाने के प्रतिफल। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, अथवा में एक फर्म की अल्पकालीन सीमांत लागत, औसत परिवर्तनशील लागत तथा औसत लागत वक्र से मध्य संबंध बताइए। अब इसने आपको कैसे कंफ्यूज किया? हमने संबंध पढ़ा है किस में? AC में और MC में। अब इसने कहा ABC को भी ले लो, तो ले लिया भाई, कोई बात नहीं, संबंध वही रहेगा। उस ABC के आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, संबंध वही रहेगा। आपको AC और MC का संबंध याद कर लेंगे तो आप वही के वैसे संबंध इनमें लिख देंगे। अब देखिए, तीनों क्या होते हैं? यू शेप होते हैं। ये कौन सा है? AC वक्र। AC से ही नीचे आएगा ABC वक्र, क्योंकि जब तक आप परिवर्तनशील लागतों में को स्थिर लागत नहीं जोड़ोगे तब तक आपको औसत लागत प्राप्त नहीं हो सकती। तो ये ABC हो गया, और इनको काटता हुआ ये हो गया MC वक्र। अब हमने पढ़ा था, सबसे पहले ये देखिए आपका E बिंदु है, ठीक है, जहाँ सब मिल रहे हैं। अब यहाँ देखिए E बिंदु के लेफ्ट साइड पर, यहाँ पे क्या है? नीचे की तरफ ये जो MC वक्र है ये नीचे है किससे तुलना में? AC की तुलना में, ठीक है, नीचे है AC और ABC की तुलना में। तो यहाँ पे AC क्या हो रहा है? गिर रहा है। देखिए, गिर रहा है, दोनों गिर रहे हैं, AC भी गिर रहा है और ABC भी गिर रहा है। दूसरी तरफ आएंगे, यहाँ पर ये देखिए ये MC वक्र है, यहाँ पे ऊपर वाले हिस्से में यहाँ MC बढ़ा है किससे? ACC से और ABC से।
तो ABC और AC क्या हो गए, दोनों बढ़ रहे हैं। तो ABC और AC दोनों क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और यहाँ ई बिंदु पर क्या हो रहा है, ये इनको काट रही है, MC वक्र को काट रहा है ABC को, और AC वक्र AC को काट रहा है। तो ये यहाँ पे क्या है, न्यूनतम है। ऊपर क्या होता है, अधिकतम, और नीचे क्या होगा, हमेशा न्यूनतम। तो ये दोनों यहाँ न्यूनतम है। तो पहला क्या बताएंगे संबंध, पहला संबंध ये बताएंगे, अगर MC कम है AC और ABC से, तो AC और ABC क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। फिर ई बिंदु के राइट साइड पे जाएंगे, तो MC ऊपर है और AC और ABC नीचे हैं, तो MC बड़ा है ABC और AC से, तो ABC और AC क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ई बिंदु पर क्या होगा कि MC जो है वो ABC और AC को काट रहा है, दोनों बराबर हैं, लेकिन क्या है, AC और ABC यहाँ पर क्या हो गए, न्यूनतम हो गए। बस यही आपको संबंध देखा जाता की सहायता से समझाना है। ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे, पहले तीनों की परिभाषा, तीनों के फॉर्मूले लिखेंगे, और फिर लास्ट में ये वाला डायग्राम बनाकर और फिर इनका संबंध स्पष्ट करेंगे, जैसे मैंने आपको बोलकर अभी बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु की कीमत, एक मिनट, हाँ, एक वस्तु की कीमत है 4 और इसकी कितनी मात्रा खरीद रहे हैं, 25। अब वस्तु की कीमत कितनी हो गई, 5, और अब इसकी कितनी मात्रा घट गई, हो गई 20। अब हमें निकालना है मांग की लोच। P और Q कितना था, पहले 4, फिर 5 हो गया, ये 25 हो गया, और ये 20 हो गया। तो कैसे करेंगे, पहले P फॉर्मूला कौन सा वाला लगेगा, फॉर्मूला लगेगा डेल्टा Q बटा डेल्टा P इंटू P बटा Q। तो डेल्टा Q में कितना परिवर्तन है, 4 का था, अब बढ़कर कितनी हो गई कीमत, 5 हो गई, तो 1 हो गया, 1 कीमत बढ़ गई। P में कितना, सॉरी, मात्रा कितनी बढ़ी, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट, फॉर्मूला ये लगेगा, लेकिन डेल्टा Q बटा डेल्टा P इंटू P बटा Q। अब देखिए कीमत कितनी थी, पहले 4 रुपये, अब फिर कितनी हो गई, 5 रुपये, तो बढ़ गई। तो पहले डेल्टा Q देखना है, पहले मात्रा कितनी थी 25, अब कितनी हो गई 20, तो कितनी कम हो गई, 5, ठीक है। फिर कीमत कितनी कम हो गई, 1, कीमत कितनी बढ़ी, 1, है ना। और क्या ओरिजिनल कीमत कितनी थी, ओरिजिनल कीमत थी आपकी 4 रुपये, और ओरिजिनल क्वांटिटी 25 रुपये। अब इसको काटेंगे, 5 5 ज़ा 4/5, कितना आया, 0.5 में से 0.8 आया, ठीक है। तो कितना हुआ, 0.8 हुआ, तो मांग की लोच 1 से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मान लीजिए कि कोई उपभोक्ता अपनी पूरी आय व्यय करता है वस्तु X पे, वस्तु 1 पर 6 इकाइयाँ तथा वस्तु 2 पर 8 इकाइयाँ। तो ये तो सिंपल है, देखिए इसमें सिंपल फॉर्मूला लगेगा, ये वाला जो अपन बजट रेखा वाला लगाते हैं, PX इंटू P1 प्लस X2 इंटू P2 इक्वल्स टू M। अब हमें निकालना है कि कितने पैसे हैं उसके पास और कितनी इकाई खरीदी। तो अगर उसने बोला कि पहली जो वस्तु थी उसकी कीमत 6 रुपये है, और उसकी कितनी इकाइयाँ खरीदी, उसने 6 इकाइयाँ खरीदी, तो 6 इंटू 6। फिर उसने कहा दूसरी जो वस्तु है उसकी कीमत 8 रुपये, और उसकी कितनी इकाइयाँ खरीदी उसने, उसकी भी 8 इकाइयाँ खरीदी, तो 8 इंटू 8। अब मुझे M नहीं मालूम, तो पहले 6 6 कितना हुआ, 36, प्लस 8 8 कितना हुआ, 64, तो M ये इतना कितना हुआ, 100, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 100 हो गया। इसका मतलब उसने पूरी आय खर्च कर दी, इसमें लिखा हुआ है कि उसने पूरी आय खर्च कर दी, इसका मतलब उसके पास कितने रुपए थे, 100 रुपये थे, और उसने 100 रुपये खर्च कर दिए। 100 रुपये में से क्या खरीदा, 6 रुपये की X1 वस्तु खरीदी, इसमें उसकी 6 इकाइयाँ खरीदी, ठीक है, 6 यूनिट खरीदी। दूसरी वस्तु की 8 रुपये थी कीमत, तो उसकी 8 इकाइयाँ खरीद ली। तो एक वस्तु पे कितने पैसे खर्च करे, 36 रुपये, दूसरे पे कितने करे, 64 रुपये, दोनों को जोड़ देंगे 36 और 64, तो हुआ 100। इसका मतलब उसके पास 100 रुपीज़ थे। उसने एक्स वस्तु जो थी वो तो ली 36 की, और है ना दूसरी वस्तु जो थी वो उसने ली 64 की। तो ऐसे आप इसको निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्सपेंडिचर मतलब पहली वस्तु पर उसका खर्चा हुआ 64, दूसरी पर उसका खर्चा हुआ, सॉरी पहली पे हुआ 36, दूसरी पे हुआ 64, टोटल इनकम उसके पास थी 100। और इक्वेट करके मैंने आपको बता दिया, ऊपर जो फॉर्मूला लिखा है x1 इंटू P1 प्लस x2 इंटू P2 इक्वल्स टू m, ये बजट रेखा का फॉर्मूला होता है। तो अब मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया। आई होप आपको पसंद आया होगा। ये हमारा लास्ट वीडियो था मॉडल पेपर का, और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अच्छे से करें। ये 12 दिन की छुट्टियां आपको जो मिली हैं विंटर वेकेशंस के रूप में, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अपनी तैयारी करें, अपना एक टाइम टेबल बनाएं, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करें। सुबह वो सब्जेक्ट पढ़ें जो आपको टफ लगता है या आपको बहुत अच्छा पसंद हो, वो पढ़ सकते हैं। और रात को भी वही सब्जेक्ट पढ़ें जो आपको शांति में पढ़ने के लिए चाहिए। तो मतलब शांति है, पूरा कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, वैसा सब्जेक्ट पढ़ें। और जितने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इकोनॉमिक्स में न्यूमेरिकल्स हुआ, अकाउंट्स हुआ, या कोई भी सब्जेक्ट है, उसकी आप खूब प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके नंबर अच्छे आएंगे। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नंबर नहीं आएंगे। और थ्योरी में भी आप टाइमलाइन बनाकर, जैसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इसमें टाइमलाइन बनाकर और फिर सब चीज़ें याद करें, आपको मेमोराइज रहेंगी, आप भूलेंगे नहीं। रटे नहीं, बस समझें और करें। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं ये चाहती हूँ कि ये वीडियो सब लोगों के सब बच्चों तक पहुँचे। थैंक यू।